नमस्कार दोस्तों। हाल में आपने अनेक ऐसे घटनाक्रम जरूर देखे और सुने होंगे, चाहे राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी संसद सदस्यता रद्द होना हो, विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो, या पूरा संसद सत्र का केवल हंगामे में बीत जाना हो। इन सभी घटनाओं से यही लगता है कि क्या भारत फिर से एक दलीय व्यवस्था की ओर लौट रहा, या फिर चीन की तरह ही एक पार्टी एक नेता की ओर, या फिर बिना विपक्ष के शासन की ओर। कितना भयावह है ये, आइए देखते हैं इन सभी घटनाओं के अनेक पहलुओं। राहुल गांधी के ताजा विवाद पर पक्ष और विपक्ष तलवारें भांजे आमने सामने खड़ा है। कांग्रेस नेता को जिस टिप्पणी के लिए मानहानि का दोषी पाया गया है, वह साल 2019 में चुनाव के दौरान सामने आई। ये रही उनकी स्पीच का वह अंश। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसमें उन्होंने तुलना की थी कि कैसे इन चोरों का सरनेम मोदी है। आपराधिक मानहानि के इस मामले में कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा हुई। इस विवाद के कानूनी और राजनीतिक पक्षों पर मीडिया में काफी बहस चल रही है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। पर इस विवाद के पीछे जो विषय ज्यादा गंभीर हैं, उस पर देशवासियों को मंथन करने की जरूरत है। चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाते हैं और उनके समर्थन में अपने पास तमाम सबूत होने का दावा भी पेश करते हैं। चुनाव समाप्त होते ही यह खूनी रंजिश प्रेम और सौहार्द में बदल जाती है। न तो वो प्रमाण कभी सामने आते हैं और न ही जनसभाओं में उछाले गए घोटालों को तार्किक परिणाम तक ले जाने का कोई गंभीर प्रयास सत्ता पर काबिज हुए नेताओं द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर सारा तमाशा मतदान के आखिरी दिनों तक ही चर्चा में रहता है और फिर अगले चुनाव तक भुला दिया जाता है। जिस आरोप पर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को इतनी कड़ी सजा सुनाई है, उससे कहीं ज्यादा आपराधिक भाषा का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों में सत्ताधीशों द्वारा सार्वजनिक मंचों पर बार बार किया गया। मसलन किसी भद्र महिला को जर्सी गाय कहना, किसी बड़े राजनेता की महिला मित्र को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताना, किसी बड़े राष्ट्रीय दल के नेता का बार बार उपहास करना और उसे समाज में मूर्ख सिद्ध करने के लिए अभियान चलाना, किसी महिला सांसद को सांकेतिक भाषा में सुपड़खा कहकर उसका मजाक उड़ाना। इस संदर्भ में सबसे ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है, जिन्होंने ग्वालियर के एक शैक्षिक संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, गांधी जी के पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी। क्या आप जानते हैं, उनके पास एक भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उनकी एकमात्र योग्यता हाई स्कूल डिप्लोमा थी। इस गूगल युग में ऐसा भ्रामक बयान किसके गले उतरे, जबकि सारा विश्व जानता है कि गांधी जी कितने पढ़े लिखे थे और उनके पास कितनी डिग्रियां थीं। सिन्हा के इस वक्तव्य से करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई। क्या देश भर की अदालतों में सिन्हा के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर किए जाएं, या राष्ट्रपति महोदया से अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें पद मुक्त किए जाने की अपील की जाए? क्योंकि मनोज सिन्हा कोई बिना पढ़े लिखे आम आदमी नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति। ये कुछ उदाहरण है यह सिद्ध करने के लिए कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग सामान्य शिष्टाचार भी भूल चुके हैं। सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाई है। क्या यह ऐसा मामला था जिसके लिए इस कानून में उपलब्ध अधिकतम सजा सुनाई जाए? क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 2 साल या उससे ज्यादा सजा प्राप्त सांसद की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है। भारत की प्रमुख विपक्षी दल के नेता अब संसद में नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी के मामले पर 3 बातें हो रही। पहली, कांग्रेस का यह कहना कि अडानी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच और जवाब के बजाय राहुल की जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का दावा कि राहुल के खिलाफ वह नहीं बल्कि अदालतें और कानून काम कर रहे हैं। तीसरी, यह सियासी आकलन कि अगले आम चुनाव को जीतने के लिए राहुल को उभारना भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इन आरोप प्रत्यारोपों से एक बात साफ है कि भारत में सभी दलों के नेताओं की राजनीति के केंद्र में आम जनता की बजाय सत्ता हासिल करना प्रमुख हो गया है। हालिया घटनाओं के बरक्स लोकतंत्र और कानून के शासन के यथार्थ को समझने की जरूरत है। सबसे पहले संसद की बात करते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत रद्द हो गई। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों में मान्य होता है, लेकिन उन फैसलों को पूरी मान्यता देने के लिए संसद से कानून में बदलाव जरूरी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 66A को हटाने के लिए संसद में बिल पेश किया गया था। तो उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले को लागू करने के लिए संसद से जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगे गंभीर एवं संगीन आरोपों को जांच के बगैर खारिज नहीं किया जा सकता। तो फिर जेपीसी के गठन पर सत्ता पक्ष को एतराज क्यों है? संसद की कार्यवाही में विपक्ष के लगातार हंगामे और गतिरोध को अनऑफिशियल रूप से मान्यता मिल चुकी है,
लेकिन राहुल गांधी से माफी की आड़ में सत्ता पक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने से गलत परंपरा शुरू हो रही है। सत्ता पक्ष द्वारा राहुल गांधी की माफी की मांग और विपक्ष द्वारा जेपीसी की मांग पर संसद में हंगामे होते रहे और पूरा सत्र बिना काम किए इसी हंगामे में बीत गया। इस वजह से बगैर चर्चा की लोकसभा में 45 लाख करोड़ के बजट का पारित होना संसदीय व्यवस्था का दुर्भाग्य है। अब नंबर आता है राजनीतिक पार्टियों का। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी समस्याओं का जड़ कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार को बताती रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है। क्या इस देश में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस है? क्या इसके आगे बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, असमानता, शोषण, अन्याय और अपराध सहित अनेकों समस्याएं और हैं? अगर मुक्त कराना ही है तो बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, शोषण और असमानता से मुक्त कराओ इस भारत देश को। और अगर कांग्रेस खत्म भी हो गई तो क्या मात्र इससे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी? अगली बार अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीजेपी मुक्त भारत करने की अभियान चलाने लगेगी। इससे तो बेचारी जनता वहीं की वहीं दलदल में फंसी रहेगी। इसके अलावा विपक्षी दल अपने हितों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। वो कहीं दलितों को लुभा रहे, कहीं अल्पसंख्यकों को, तो कहीं अपने क्षेत्रीय भाषाओं पर ही टिके पड़े हैं। उनके लिए मुख्य मुद्दा समाज की समस्याएं नहीं, उनका बस वोट बैंक ही है। इसके लिए बस सत्ता का अंध विरोध ही एकमात्र हथियार लगता है। उनके लिए बस प्रधानमंत्री और कुछ गिने चुने बिजनेसमैन को गाली देना ही बचा है। सभी लोग बस मोदी को हटाने की बात करते हैं, लेकिन क्यों हटाना है और उनकी जगह किसको लाना है, इसका जवाब जनता को नहीं देते हैं। मोदी को हराना है तो उनके व्यक्तित्व को समान किसी को सामने लाओ जो डंके की चोट पर खुद को उनके विकल्प के रूप में प्रेजेंट करे। सभी लोग चाहते तो हैं बीजेपी को हराना, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर सहमति नहीं बना पा रहे। सब अपने अपने स्वार्थ में मग्न है। कोई भी अपने आप को टक्कर में नहीं लाता। जैसे सभी को शर्म आती है या फिर डर लगता है अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में। लगभग 10 साल से पूरा विपक्ष कोई एक ऐसा नेता नहीं ढूंढ पाया जो प्रधानमंत्री का मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा नहीं हो पा रही है। वो बस वही घिसी पिटी कुछ लाइनों को ही दोहरा है, जिसे रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद जनता के बड़े समूह को वो अपने से नहीं जोड़ पा रहे। इससे जनता विकल्पहीनता की स्थिति में बस अपने जाति, धर्म, नस्ल, भाषा और क्षेत्र तक ही सीमित रहती है और चुनाव के समय बस उसके आंखों और दिमाग में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। विपक्ष का काम राष्ट्रहित में वाजिब प्रश्न और मुद्दे उठाना होता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि विरोधी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करी जाए, जबकि उनके राज्य में भी वही हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना इसका एक उदाहरण है। किसी भी जांच और कार्यवाही को विपक्ष की आवाज दबाने के नाम पर तुरंत खारिज करना इनकी आदत बन गई। खुद को ऐसे दिखाना जैसे वो तो सबसे ईमानदार हैं, पर सत्ता पक्ष उनको परेशान कर रहा है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, जो सबसे विश्वसनीय होती है, जहां सभी को न्याय की उम्मीद होती है। अडानी मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात से स्टे हटने के बाद भाजपा विधायक के मुकदमे पर सीजीएम अदालत ने आनन फानन में राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी। सूरत की अदालत की कुशलता और तेजी को सभी अदालतें अपना लें तो मुकदमों के बढ़ते बोझ के कैंसर से पूरे देश को मुक्ति मिल सकती है। राजनीतिक मामलों से जुड़े कई फैसलों की टाइमिंग और टोन से न्यायपालिका की साख को बड़ा खतरा हो रहा है। अब अगर मीडिया की बात ना करें तो अधूरा ही रहेगा। बेमौसम बारिश और ओलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की कमर टूटने की खबरों पर अंग्रेजी अखबारों में सन्नाटा है। पाकिस्तान से जुड़े पंजाब में आतंकवाद की नई फसल को बोकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा संकट खड़ा करने वाले अमृतपाल के गायब होने पर मीडिया में गहन जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसके बजाय टीवी चैनलों में सारस कथा, दिल्ली की वायरल मेट्रो गर्ल और माफिया अतीक के कदम कदम की खबर पर चर्चा चलती रही। यह मीडिया में बढ़ रही गिरावट को दर्शा रहा है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सब ऐसा ही चलता रहे या बदलना चाहिए? उत्तर साफ है, कोई नहीं चाहेगा ऐसा ही चलता रहे। एक देश जिसमें विपक्ष गायब हो, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला कोई ना हो, तो देश और उसके लोगों का लोकतांत्रिक और मानवीय पतन होने लगता है। किसी भी राष्ट्र के लिए जितनी जरूरी एक सरकार होती है, उतनी ही जरूरी शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका होती है, और इस सब के लिए सबसे अहम होता है कानून का शासन। आपातकाल के अनुभव से सबक लेते हुए जिसकी लाठी उसकी भैंस के प्रचलन को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। सरकार, विपक्ष, स्पीकर, राज्यपाल, उपराज्यपाल, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान संविधान की बजाय सरकार की मंशा से संचालित ना हो। राज्य और केंद्र की सरकारें संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए कानून का शासन लागू करें तो ही वास्तव में देश की तरक्की हो पाएगी, वरना चल तो सब रहा ही। धन्यवाद, नमस्कार।